नमस्कार, जेबीएस टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं जगवीर आजाद। 1970-80 में उड़ीसा स्टेट को भूखमरी और गरीबी के लिए जाना जाता था। अगर आप 2022 की बात करें तो उड़ीसा के मौजूदा हालात जैसे एजुकेशन, इकोनॉमी, हेल्थ, एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स सिस्टम कैसे हैं, इन तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए उड़ीसा से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तपन कुमार साहू। सर, उड़ीसा की राजनीति की बात करें तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? पहले तो मैं जेबीएस टाइम्स के सारे दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और उड़ीसा में भी जाएगा ये, तो उड़ीसा के भी सारे जो ये वीडियो देखेंगे सबको मेरा नमस्कार। जहाँ तक हम उड़ीसा की राजनीतिक बातें करते हैं, तो आज जेबीएस टाइम्स के साथ हमारा ये मुलाकात है। उड़ीसा की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारे पक्ष के बारे में हम लोग खुलकर बात करेंगे। जो भी सवाल आपके मन में है, आप खुल के पूछना, क्योंकि ये कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है। जो मैं जितना जानता हूँ, मैं नो डाउट पंजाब में अभी बैठे हैं हम लोग, बरनाला में बैठे हैं। मैं उड़ीसा वासियों को भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभी पंजाब में बैठा हूँ, मैं उड़ीसा में ये शूटिंग नहीं हो रहा है। और अ, मैं कोई राजनीतिक दल से ताल्लुकात भी नहीं रखता। मेरा जो है खुला जो अपना उड़ीसा के अपना अपना राज्य के बारे में जो भी विचार है, जी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जितना मेरा नॉलेज है। जी पहली बात तो उड़ीसा जो है पॉपुलेशन वाइज 4.5 करोड़ जो है इसमें लोग रहते हैं, जी है ना? और जो है 11th लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जनसंख्या के हिसाब से 11th लार्जेस्ट स्टेट है। जी और जो है एरिया वाइज 8th लार्जेस्ट स्टेट है। पहले इसको जैसे कि भी एक कुछ टाइम उत्कल के नाम से जाना जाता था। देन अशोका जो है, राजा अशोका के टाइम में ये कलिंगा के नाम पे जाना जाता था। जी देन ये जो है उड़ीसा ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के साइड में है। और उड़ीसा जो है फेमस फॉर टेम्पल्स, जो है आप पुरी जगन्नाथ धाम जैसे जानते हैं, तो वहाँ पे जो है एक धार्मिक जो है स्थल है हिंदू धर्म का। जी दूसरी बात, और एक चीज़ के लिए भी फेमस है उड़ीसा, जैसे कि भी तूफानों के लिए। तो जी हर साल एक समुंदर दो पास जो, हो गए हाँ, ना। समुंदर के किनारे बंगाल की खाड़ी की में होने की वजह से जो है जी ये जो है तूफानों का सामना करना पड़ता है। इसको हर साल एक दो तूफानों का सामना करना पड़ता है। जी राजनीतिक तूफान नहीं है। जी मेरे को अगर बोलोगे तो पिछले 22 साल से एक ही पार्टी वहाँ पे सरकार है, जी बीजू जनता दल का। वहाँ कंटिन्यूअसली सरकार चल रही है। हम्म अ, नवीन पटनायक जिसके मुख्यमंत्री हैं। और इनके बारे में मैं थोड़ा-सा और बताना चाहूँगा राजनीतिक, क्योंकि सवाल आपने बोला कि राजनीतिक स्थिति और उड़ीसा के बारे में जब आपने बात की, जी तो जो है अप्रैल 1997 में जी जब अ, नवीन पटनायक के जो फादर थे, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बिजू पटनायक जी, जी उनका डेथ हो गया था 1997 में अप्रैल में। जी और जो है बिजू जनता दल जो है दिसंबर 1997 में जो है उनका जो है फॉर्म हो गया था, जी 1997 में, दिसंबर 1997 में। जी और उस टाइम एक्चुअली नवीन पटनायक जी थे अमेरिका में, और उनको राजनीति में लाने वाला जो था वो एक पंजाबी था। क्या? आपको मैं बता दूं तो जी इंद्र कुमार गुजराल जी, जिनके बारे में आप जानते थे, पहले प्रधानमंत्री थे। जी और बिजू पटनायक का जैसे कि भी जो मामा जी, मामा का घर जो है वो पंजाब है। इसलिए उड़ीसा और पंजाब का काफ़ी एक बॉन्डिंग है, रिलेशंस है। जी तो जो है पहले 1997 में जो है आपका, जब दिसंबर 1997 में बीजू जनता दल जब फॉर्मेशन हुआ था, तो तत्कालीन जो बीजेपी के जो नेता थे प्रमोद महाजन जी, इन्होंने बीजेपी के साथ कोएलिशन किया था। जी 1997 में बीजू जनता दल, बीजेडी और बीजेपी का कोएलिशन सरकार हुआ था, गठजोड़ का सरकार हुआ था। जी गठजोड़ का सरकार होने के बाद जो है 2000 में, ईयर 2000 में बीजेपी और बीजेडी का इकट्ठा चुनाव लड़के उन्होंने सरकार बनाई थी। और उस टाइम जो है नवीन पटनायक जी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से वहाँ पे उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बने थे। जी इसमें और थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, राजनीतिक बैकग्राउंड। इसमें 2 इंसिडेंट मुझे लगता है कि जिसकी वजह से इनका जो कोएलिशन है वो टूटा था। 1999 जनवरी 1919 में, मुझे आज भी याद है जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तब जो है उड़ीसा एक बार बदनाम हुआ था, और 2008 में उड़ीसा एक बार बदनाम हुआ था।
1919 वाला बदनामी जो था, ग्राहम स्टेन्स बोल के एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज थे, जो कि वहाँ पे ट्राइबल एरिया में जो है वो काम कर रहे थे। सुंदरगढ़ बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, और उन्होंने जो लेपर्सी पेशेंट के वगैरह के वो काफ़ी सारे काम कर रहे थे। और उस टाइम बजरंग दल और आरएसएस के जो एक नेता थे, दारा सिंह बोल के, उनको, उनके दो बच्चे थे, लड़के थे, उनको जिंदा जला दिया गया था उनके एक जीप में। उस टाइम एक इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हुई थी, ना सिर्फ उड़ीसा की बल्कि भारत की बदनामी हुई थी। 2 लड़कों को जिंदा जला देना एक बहुत बड़ी बात थी। और 2008 में क्या हुआ था, कंधमाल रियट्स बोल के एक घटना हुई थी, जहाँ पे कि लक्ष्मणानंद सरस्वती जी बोल के एक प्रीस्ट थे, क्रिश्चियन थे, जिनका ने अपने हिंदू के थे, लक्ष्मणानंद सरस्वती बोल के हिंदुइज्म के बीजेपी आरएसएस के थे। उनको उनका मार दिया गया था। उसके बाद वहाँ पे दंगा भड़का था और वहाँ काफ़ी सारे क्रिश्चियंस घरों को, चर्चेस को जला दिया गया था, काफ़ी लोगों को मार दिया गया था। जिसके बाद उड़ीसा की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट था और बीजेडी और बीजेपी की सरकार की जो है गठजोड़ वो टूट गई थी। उसके बाद जो है बीजू जनता दल ने अकेले जो है वहाँ पे इलेक्शन लड़ा, और आप जैसे देख सकते हैं कि 2022 तक, अभी भी जैसे कि लास्ट 22-23 साल से जो है सरकार इनकी है। मुख्यमंत्री भी जो है सबसे लंबा, थर्ड सबसे लंगेस्ट चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक जी हैं। नवीन पटनायक की राजनीति के बारे में बस इतना कहूँगा कि ही इज द परफेक्ट जेंटलमैन। उनको किसी ने पूछा कि भी राजनीति आपके लिए क्या है, उन्होंने जवाब दिया था, इफ यू कीप पीपल एट द फोरफ्रंट, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल जर्नी, इट इज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों को आगे रखते हैं तो ये जो है एक राजनीति का सफर नहीं होता बल्कि एक आध्यात्मिक सफर होता है। और वही एक ऐसा इंसान है नवीन पटनायक कि मुझे लगता है कि भी भारतीय राजनीति में आप गूगल भी करेंगे तो किसी के बारे में वो इंसान जो है एक गलत स्टेटमेंट, एक डिरोगेटरी रिमार्क्स, चाहे जितना भी पॉलिटिकल ओपोनेंट है, किसी के बारे में वो नहीं देते। पिन पॉइंटेड उनका आंसर होता है। तो मुझे हिसाब से आजकल के राजनीति में बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो पॉलिटिकल जो स्पेस में रहते हैं जिन्होंने कि भी गलत बयानबाजी नहीं करते हैं, तो उसमें से एक वो है। उड़ीसा की राजनीति की बात कर रहे हैं सर, तो जो विरोधी पार्टी हैं वो हमेशा क्या है कि वो तंज कसती रहती हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उसमें पक्का घर जो योजना है, बीजू पक्का घर, वो क्या कंट्रोवर्शियल विषय रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये एक बड़ा एक कंट्रोवर्सी चलता रहता है कि भी बीजेपी और बीजेडी और जो या बीजेडी के जो अपोजिशन पार्टियां हैं हर टाइम ये सवाल करती हैं कि भी सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग होता है, उसको बीजू पक्का घर योजना बोल के अपना एक चला लेते हैं ये लोगों ने वहाँ पे स्टेट्स में। और ये हर टाइम सवाल खड़ा किया जाता है और मैक्सिमम टाइम जो है लोगों को पता भी नहीं होता कि भी ये मुद्दा क्या है। एक्चुअली जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्टेट्स में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, है ना, वहाँ घरों का, जैसे गरीब लोगों को घर जो है वितरण किया जाता है, दिया जाता है। जी। और उड़ीसा भी एक स्टेट है, उड़ीसा को भी मतलब मिलता है। इसमें एक्चुअली ये है कि जो रेशियो है फंड एलोकेशन का, जो फंड आता है गवर्नमेंट का, जैसे कि हम लोग अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में भी फंड आता है, तो वो फंड आता है, कुछ फंड आता है सेंट्रल का, कुछ फंड आता है उड़ीसा का, स्टेट का। तो 60% जो है फंड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो उसमें वो गरीबों को घर देते हैं। तो अब इसमें ये बोला जाता है यार कि भी ये गवर्नमेंट जो है बीजू पक्का घर नाम दे देता है इस चीज को, ये क्या चक्कर है? तो ये है कि इसमें मुद्दा ये है कि जो बीजू पक्का घर, इसलिए इन्होंने ये स्कीम को इन्होंने कन्वर्ट किया है कि जो 60% तो वहां से सेंटर से आ जाता है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, कि जो बेनिफिशियरी है, जो लोग हैं, इनके पास एक घर एलोकेशन होता है या अलॉटमेंट होता है, वो जो लोग जल्दी बना लेते हैं घर को, मतलब मान के चलो कि भी 4 महीने के अंदर जो अगर कोई घर कंस्ट्रक्शन कर लेता है तो उसको एडिशनल जो है 20,000 रुपीज देते हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट देता है। और जो 6 महीने में घर बनाता है उसको 10,000 रुपीज एडिशनल गवर्नमेंट देता है, जो जितना उनका जो 1,20,000 जो उनका है उसमें से एक्स्ट्रा ये पैसे देते हैं। तो अगर वो सारे फंड को अगर मर्ज कर देंगे तो जो 60 और 40% जो इनका जो एलोकेशन होता है सेंटर और स्टेट का जो शेयर है वो चेंज हो जाएगा जी 56% सेंटर का और 44% उड़ीसा गवर्नमेंट का। तो जब 44% एक स्टेट गवर्नमेंट देगा तो क्यों ना वो अपना जैसे कि भी नाम भी यूज करे। बिल्कुल।
तो इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनता है, वहाँ पे बिजू पक्का घर का भी लोगो लगाया जाता है, साइड बाय साइड प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और ये एक नया नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में भी जो है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का भी जो है ये लोग यूज़ करते हैं, बंगला आवास योजना यूज़ करते हैं। देन आपका जो है जो सिक्किम है, देन तमिलनाडु है, अलग-अलग स्टेट्स हैं, वहाँ पे उनका चीफ मिनिस्टर का वो लोग यूज़ करते हैं अपना जो जो रेज़िडेंस जो गरीब आदमी को दिया जाता है। तो जब एक स्टेट गवर्नमेंट मतलब मान के चलो कि भी अराउंड जो है 44% अपना फंड्स देता है, तो उसको भी तो एक थोड़ा-सा अधिकार होना आपके कहने चाहिए का ना। मतलब कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी है। स्टेट गवर्नमेंट का भी, सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। जी, और जैसे कि भी 60-40 को जब हम दूसरा जैसे कि भी 20,000 10,000 जो गवर्नमेंट जब स्टेट गवर्नमेंट दे देता है, तो उसमें 44% उनका शेयर आ जाता है। बिल्कुल। तो एक 56% एक शेयर वाला के साथ-साथ 44% शेयर वाला, उसका भी तो कुछ अधिकार होना चाहिए ना। तो बिल्कुल, स्टेट बिल्कुल। गवर्नमेंट अपना बिजू पक्का घर योजना के तहत अपना लोगो उसमें साथ में भी लगाता है। तो इसमें कंट्रोवर्सी मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पैसे नहीं आता, उसमें साथ स्टेट में गवर्नमेंट का भी स्टेट पैसे गवर्नमेंट आता का भी। है ना? जी। उड़ीसा में सर किसानों की बात करें तो जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है और कालिया स्कीम का जो कंट्रोवर्शियल आपका चलता रहता है वो क्या है सर? देखो ऐसा है कि भी जो किसानों की जो अगर अवस्था हम लोग बात करें, तो पंजाब का किसान नो डाउट सशक्त है। इंडिया में मतलब टोटली जो है बेस्ट लेवल पे पंजाब का किसान है। जी। वहाँ पे प्रॉब्लम है, और ये कालिया स्कीम का भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी वहाँ पे चल रहा है। हुँ, एक तो है प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि, पीएमकेएमएन कुछ ऐसे, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि जी, एक है, और एक कालिया स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट का। जी, अब जो विरोधी पार्टियां हैं ये भी सवाल उठाते हैं कि भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को क्यों अडॉप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट किया, और ये कालिया स्कीम को क्यों एक्सेप्ट किया। जी, इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जी, इसके तहत किसानों को जो है 6,000 रुपया मिलेगा जी, साल का। 6,000 रुपया मतलब ये भी 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 2-2 हज़ार रुपया करके 3 बार उनको 6,000 रुपया मिलेगा। जी, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोविज़न है, कालिया स्कीम जो है, जी, इसमें 10,000 रुपया मिलेगा और 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 5,000 रुपया जैसे कि भी आपका खरीफ फसल के लिए, और जी, काम 5,000 रुपया जो है आपका रबी फसल के लिए। दोनों सीज़न में 5-5 हज़ार रुपया हिसाब से 10,000 मिलता है। तो एक तो ये फाइनेंशियल जो है हेल्प जो है एक तरह से, हो रहा है। एक तरफ 6,000 मिल रहा है, एक तरफ 10,000 मिल रहा है। हुँ, दूसरी बात जो है 12,500 रुपया जो है, जो शेयर क्रॉपर्स जो बोलते हैं, उधर हिस्सेदारी में जो खेती करते हैं उनको जो आपका कालिया स्कीम के तहत 12,500 रुपये का प्रोविज़न है। जी, इसके साथ-साथ जो लैंड लेबरर्स हैं, जी, जो लेबर क्लासेस के जो लोग हैं, जी, उनके लिए 10,000 रुपये का प्रोविज़न्स हैं। जी, इसके साथ-साथ जो है एटलीस्ट जो है 50,000 रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है किसानों को मिलेगा, जी, है ना? जो उनको जो विदाउट इंटरेस्ट जो उनको जी, मिलता है। और इसके साथ-साथ और एक भी एक एडिशनल उनको जो बेनिफिट है किसानों के लिए, कि 2 लाख रुपए का जो है लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी कालिया उसमें योजना में, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो फार्मर्स वेलफेयर स्कीम्स है कालिया योजना, जी। उसमें 2 लाख रुपए का भी जो है इनको लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, कि अगर किसी का डेथ होता है तो किसानों को जो है 2 लाख रुपए तक का उनको प्रोविज़न्स है। तो एक कालिया स्कीम के हाँ, तहत। कालिया स्कीम के तहत, जी, जो कि दूसरा स्टेट्स जो है मैक्सिमम स्टेट्स मतलब 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 इंडिया में वो कालिया स्कीम को बेटर मानते हैं। हुँ, इवन दूसरे स्टेट्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं ये वाले कालिया स्कीम्स, दूसरा-दूसरा नाम चेंज करके, जो कि मैं इवन मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पंजाब में भी इस तरह का कोई ये फार्मर्स वेलफेयर स्कीम्स है पंजाब गवर्नमेंट का, जी, जिनको कि पंजाब गवर्नमेंट को भी उसको स्टडी करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेटर है। और जो मतलब पार्टिकुलरली जो पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए एक तरह से एक सपोर्ट होता है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ये चीज़ स्कीम जो है। और तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से तो फार बेटर है मेरे हिसाब से कालिया स्कीम जो है। नारी शक्ति की बात करें तो सर कहते हैं कि हर कामयाब बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है और उड़ीसा सरकार नारी शक्ति के लिए क्या कर रही है? जो भी अब तक उन्होंने किया क्या उसमें सफल रही है? हाँ, मतलब देखो पार्टिकुलरली मुझे लगता है कि भी जैसे उड़ीसा जैसे स्टेट्स में जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉवर्टी है, जैसे कि मैंने देखा है कि नॉर्दर्न में से पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे जो जो लेडीज़ हैं इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिली जी, में, है ना? तो नारी शक्ति का अगर जैसे 50% पॉपुलेशन जो है वो लेडीज़ होते हैं। जी, अगर 50% पॉपुलेशन को हम लोग एंगेज नहीं करते हैं तो
जो है जैसे ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया टाइप का हो जाता है, जबकि आमदनी रुपया होना चाहिए, खर्चा अठन्नी होना चाहिए। तो जब एक तरह इक्वली कंट्रीब्यूट हो जाता है, जेंट्स जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेडीज भी अगर उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इकोनॉमी आपका फ्लोरिश होने लगता है, नॉट ओनली परिवार का बल्कि स्टेट्स का भी इकोनॉमी प्रोग्रेस करता है। तो इसमें जो है पर्टिकुलरली मैं इस फील्ड में जो है सुजाता पांडियान बोल के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं जी। तो इन्होंने क्या किया है जी, मतलब मिशन शक्ति बोल के एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट में नारी शक्ति के उत्थान के लिए जी। तो मिशन शक्ति के अंदर जो है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, जिसके तहत करीब करीब 70 लाख जो लेडीज एनरोल्ड हैं इन मोर देन 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है गांव में, पिंडों में जो है सेल्फ हेल्प जो अपना मिशन शक्ति के तहत, जिसमें जो है 70 लाख, सोच लो कि भी बहुत बड़ा एक मतलब होता है, इतना लोग उसमें वो एनरोल्ड हैं, जिनका कि हेड है सुजाता पांडियान जी। और जो है मतलब एक बहुत एक हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, और इनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए लोग जो है, इनको गवर्नमेंट जो है बहुत जो है फाइनेंशियल एलोकेशंस करता है, इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, जैसे कि भी 5 लाख 10 लाख रुपया, ताकि ये जो है ग्रास रूट लेवल पे छोटा छोटा बिजनेस, जैसे कि छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह को डेवलप कर पाएँ। इसके साथ साथ जो है जो साउदर्न उड़ीसा है, साउदर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा जो है, वहाँ पे जो SC ST पॉपुलेशन है ज़्यादा है, तो उनको डेवलप करने के लिए जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वगैरह और बहुत सारे स्कीम जो है ना वहाँ पे वो पर्टिकुलरली वुमेन्स को इन बैकवर्ड एरियाज, पर्टिकुलरली ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको आगे लाने के लिए वो काम कर रही है। तो इसके साथ साथ जो है वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति की हम बात करते हैं, तो पॉलिटिकल फील्ड में भी 33% रिजर्वेशंस की बात करने वाला पहला स्टेट उड़ीसा है जी। पंचायत इलेक्शन में ले लो या जिला परिषद इलेक्शन में ले लो या आगे भी जैसे असेंबली इलेक्शंस में, मैक्सिमम टाइम उड़ीसा गवर्नमेंट जो है लेडीज नारी शक्ति के उत्थान के लिए, क्योंकि राजनीतिक उत्थान होगा, इकोनॉमिक उत्थान होगा, तो भी जो है तब जाके जो है नारी शक्ति का उत्थान हो पाएगा। इवन अभी भी रिसेंटली इलेक्शंस जो कंडक्ट हुए हैं, एक अभी जो है पदमपुर बाई इलेक्शंस बोल के वहाँ पे हुआ है, तो एक लेडीज कैंडिडेट थी बीजू जनता दल की, तो उनके बारे में गलत टिक्का टिप्पणी किया गया जो इलेक्शंस में, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने स्ट्रेटली पूरा स्टैंड लिया था कि भी बड़ा मुश्किल से तो एक तो लेडीज जो है बाहर आ रहे हैं, है ना, उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे, उनका सशक्तिकरण करेंगे तो सोसाइटी स्ट्रांग होगा। उनको पर्सनल लाइफ में जाके उनको कमेंट करना या डिरोगेटरी रिमार्क ना किया जाए, तो उन्होंने पूरा स्पेशली एक लेटर निकाला है जी। सारे पार्टियों को कि भी किसी भी पार्टी का, इवन अपना पार्टी के सारे लीडर्स को उन्होंने स्ट्रांगली स्ट्रेटली बोला हुआ है कि भी आप किसी भी नारी के चरित्र हनन की कोशिश ना करें, पब्लिक लाइफ में है तो इनको पूरा रेस्पेक्ट दें। तो चीफ मिनिस्टर का स्ट्रेटली इसमें ये है, और पार्टिकुलरली जो मिशन शक्ति है बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है, मतलब एक लार्ज स्केल काम है। मुझे तो नहीं लगता कि भी अभी किसी ने स्टेट्स में इतना ज़्यादा मैंने देखा हुआ है कि भी 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें कि 70 लाख जो है लेडीज एनरोल्ड हैं, और वो पूरा का पूरा कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। तो जब वो लोग अर्न करते हैं तो वो फैमिली में भी जाता है ना, तो वो फैमिली फिर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होता है। तो नारी शक्ति के लिए अच्छा काम उड़ीसा सरकार कर रही है। की बात करें तो सर, हॉकी को किसी स्टेट ने नहीं अपनाया, लेकिन उड़ीसा ने अपनाया, और खेलों के लिए उड़ीसा सरकार क्या कर रही है? ये बात तो सही है। भी देखो, एक राष्ट्रीय गेम है, हमारा नेशनल गेम्स है, और उसको किसी स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब उसको छोड़ दिया था। देखिए भी मतलब हॉकी प्लेयर्स का मैं कंडीशंस देखता हूँ कि भी बेचारे मतलब बेचारे वाले कंडीशंस में था जी, है ना। आपको पता होगा सहारा इंडिया पहले एक्चुअली हॉकी का स्पॉन्सर था, बिल्कुल, और हॉकी का जो है वो उन्होंने बीच में ही अपना हाथ खड़ा कर दिया कि भी हम लोग स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते हॉकी इंडिया को, क्योंकि उस टाइम रेपुटेशन से इतना अच्छा नहीं था, सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट बोला जाता था। और जो है उसी टाइम ने बीजू जनता दल की जैसे नवीन पटनायक जी ने हॉकी इंडिया के साथ जो है मोस्टली 120 करोड़ का एक डील किया था। और आपको बता दूं कि भी ये डील जो है 2023 में खत्म हो रहा था जी, इसको फिर एक्सटेंशन किया गया है जी। नवीन पटनायक ने फिर इसको 10 साल के लिए एक्सटेंशन कर दिया कि हम लोग हॉकी को अडॉप्ट करेंगे, अपना उड़ीसा अडॉप्ट करेगा, जबकि एक पुअर स्टेट है बोलते हैं, फिर भी जो है हॉकी को अडॉप्ट करके ये कहाँ से अर्श मतलब जो है ना फर्श से अर्श तक, नीचे जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। आज हॉकी के बारे में हर कोई बात करता है ना, जो कि मुझे लगता है कि मेरे नॉलेज के हिसाब से
मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा जो है नॉर्थ इंडिया में 25 साल हो गया। हम्म, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा था 96-97 में आ गया था, तब बीजू जनता दल फॉर्मेशन हुआ था 97 में, है ना? और जो कि मासिवली इन्वेस्टेड इन स्पोर्ट्स, अगर किसी स्टेट्स की हम बात करते हैं, जबकि पंजाब का स्पोर्ट्स टैलेंट या खेल वगैरह का बड़ा मतलब अच्छा यूथ है बोलते हैं, लेकिन इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है पंजाब में। बिल्कुल। उड़ीसा में जो है मासिवली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आप जिससे कि उड़ीसा का बजट को आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो जो है सिर्फ दो 28 करोड़ था 2000 जो है 10-11 में उड़ीसा का स्पोर्ट्स बजट। जी, स्पोर्ट्स के ऊपर सिर्फ 28 करोड़ था बिल्कुल। 10-11 की जो उड़ीसा का बजट में, जो कि इसको बढ़ा के 301 करोड़ कर दिया था 2021-22 में। जी, 2021-22 में 28 करोड़ से लेकर 301 करोड़ जो है उसको कर दिया था, और 2022-23 में जो है इसको बढ़ा के 911 करोड़ कर दिया गया है। तो कहाँ 2010-11 का 28 करोड़ और कहाँ 2022-23 का 911 बहुत करोड़। बड़ा डिफरेंस। तो कितना इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में हो रहा होगा, सोच लो आप। बिल्कुल। एक तरह से आप मान के चलते हैं कि भी उड़ीसा को जो है आज के टाइम में देखा जाए स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जा रहा है। आप देखो कलिंगा स्टेडियम जो है भुवनेश्वर में है, वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जो है ना, जो हॉकी इंडिया है, जो मेन टीम है और वुमेन्स टीम है, नेशनल टीम, उनके लिए जो है वो बेस लाइन बनाया गया, वहाँ पे वो लोग साल भर पूरा प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि भी आपको पता ही है कि शायद पता है कि नहीं है, मुझे पता नहीं, कि जो हॉकी इंडिया का टीम के जो है कैप्टन से लेके वाइस कैप्टन से लेके मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं आपके पंजाब के हैं, जी, है ना? जैसे कि आपका जो है मनप्रीत जी हैं, मनप्रीत रूपिंदर जी। हैं, बिल्कुल। सतबीर है, हरमनप्रीत हैं, बहुत सारे लोग जो हैं पंजाब, तो आधा पंजाब भुवनेश्वर में होता बिल्कुल। है ना? अभी-अभी जो है आपका 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो है फीफा जो है अंडर 17 वर्ल्ड कप ओडिशा में खत्म हुआ है। जी, और वो जो है जनवरी में 2023 में जो है हॉकी का जो है वर्ल्ड कप है जी, ओडिशा में, जिसके तहत की भी टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे फेमस स्टेडियम, बेस्ट स्टेडियम राउरकेला में डेवलप हो रहा है, जी, विद इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ रुपया खर्च करके जो है राउरकेला में हॉकी इंडिया का, जैसे कि वो, क्योंकि 2023 में, अब तो 2022 तो खत्म हो चुका है, बिल्कुल। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप है, जी, जो है जनवरी में फिर है, तो उसके लिए डेवलप किया जा रहा है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है पार्टिकुलरली नॉट ओनली हॉकी, हॉकी में जो है हॉकी के साथ-साथ जो है फुटबॉल है, शूटिंग है, जो ना एथलेटिक्स वगैरह सारे, मतलब जो स्पोर्ट्स को पूरी जोर लगा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी, उड़ीसा गवर्नमेंट भी जानता है कि भी इसमें जो है यूथ पावर है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूथ, मैक्सिमम यूथ को जितना ज़्यादा चैनलाइज़ कर पाएँगे, उस उतना ज़्यादा ड्रग्स और ये अनसोशल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ से ये दूर जाएँगे। इनको बिल्कुल। इसीलिए स्पोर्ट्स में चैनलाइज़ करो। तो इसीलिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से कर रहा है। अभी-अभी जो है मेरे ख्याल से तो लास्ट 1-2 साल के पहले 70 के करीब जो है इंडोर स्टेडियम्स डेवलप किया गया अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। तो उस इवन जैसे आपका यहाँ पे अ, खेड़ा पंजाब दियाँ अभी जैसे कि हो रहा है, अभी आम आदमी पार्टी आने के बाद, खेड़ा तो वतन पंजाब हाँ, दी। खेड़ा वतन पंजाब दियाँ जैसे कि चल रहा है, जी, तो वहाँ पे भी जो है खेल के लिए और मतलब पूरा प्रमोशन चल रहा है, पूरी तरह से खेल पंचायत लेवल से लेके, ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है खेलों की प्रमोशन आपके चल रहा कहने है। का मतलब है उड़ीसा सरकार दिन ब हाँ। दिन काम कर रही है इस चीज़ पे। आप इससे देखो ना कि 28 करोड़ जो है ना? जी, 28 करोड़ बजट होना 2010-11 में, बिल्कुल। और 22-23 में अराउंड 10-11 साल में 911 करोड़। एकदम तो बड़े मतलब हैं। कितना एक मासिव ये है ना कि भी एक शिफ्ट है। जी, तो क्योंकि एक-एक स्टेडियम 2-200 करोड़, 3-300 करोड़ का अगर बनता है, तो बिल्कुल। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा। सोच लो कि अब जैसे 2023 में जनवरी में हॉकी वर्ल्ड कप है, जी, तो टोटल वर्ल्ड का जो हॉकी टीम्स हैं वहाँ पे ओडिशा में वहाँ पे होंगी। पहुँचेंगे। टूरिज़्म का भी प्रमोशन होता है, इकोनॉमी बिल्कुल, जनरेशन होता है। तो बिल्कुल, वो ये जानते हैं, गवर्नमेंट जानता है कि भी यही एक चीज़ है जिसको कि हम लोग इसको सोसाइटी को मतलब प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, इकोनॉमी के साथ-साथ इमेज भी एक डेवलप होता है। बिल्कुल, सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेज़िडेंट से सारे के सारे वहीं पे होंगे। स्पोर्ट्समैन सारे कंट्रीज़ के वहीं पे होंगे। तो बिल्कुल, इमेज तो चेंज होता ही है ना? बिल्कुल। स्पोर्ट्स के बाद अगर हेल्थ की बात करूँ तो सर उसमें भी विरोधी दल जो हैं वो सवाल उठाते रहते हैं। उड़ीसा सरकार हेल्थ के लिए क्या कर रही है? वो भी एक मतलब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि भी जो जो विरोधी दल हैं, पार्टिकुलरली बीजेपी वाले, जी, काफ़ी सवाल उठाते रहते हैं कि भी ये जो इनका जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत जो है इनका योजना को नहीं करता है, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जी, इसको अडॉप्ट करता है। तो ऐसा क्यों, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम वो अच्छा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम को उसको अपनाना चाहिए, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने नहीं अपनाता है।
चलो उनकी एक सवाल तो चलो विपक्षी हैं तो या विरोधी पार्टी हैं तो सवाल तो उठाएंगे और जेन्युइन है। जी, अगर इसको हम इवैल्यूएट करते हैं कि भी अगर उड़ीसा का हेल्थ बजट की हम बात करते हैं, है ना? तो उड़ीसा का जो हेल्थ बजट है लास्ट 3 साल में ये डबल हो गया है। जी, अ, लास्ट ईयर का जो हेल्थ बजट था उड़ीसा का, वो लगभग 12,000 करोड़ था, जी, है ना? जो कि जबकि पंजाब के हेल्थ बजट से काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब का हेल्थ बजट जो है 2021-22 का अगर हम देखते हैं, तो 4,731 करोड़ है। मैं देख रहा था नेट में। तो 4,731 करोड़ 2021-22 सेशन में, जी, फाइनेंशियल ईयर में पंजाब का हेल्थ बजट है, जबकि जो है उड़ीसा गवर्नमेंट का बजट सोच लो कि 12,000 करोड़ है। नो डाउट हुँ, उड़ीसा बड़ा स्टेट है, पंजाब जी, से होना भी चाहिए। अब आते हैं हम लोग बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और आयुष्मान जो भारत इनका जो योजना जो कि ये लोग करते हैं। तो बीजू कल्याण जो है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो कि बीएसकेवाई बोलते हैं, वो बेटर है बोलते हैं, जो बीजू जनता दल वाले और उड़ीसा सरकार बोलता है, क्योंकि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत जो हेल्थ जो उनको एक्सपेंडिचर है, हर एक आदमी को 5 लाख रुपया है, जी, और जो जो लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, उनको 10 लाख रुपया है ना? और ये जो आपका बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का तो एक एक कार्ड आता है। जी, ये कार्ड में प्रीलोडेड कार्ड होता है ये। इनको जो है 10 लाख रुपया तक का वो हेल्थ खर्चा कर सकते हैं। आपको कोई बीमारी होता है, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। वो हॉस्पिटल में जाएँगे, आप आराम से एडमिट करिए, तो 10 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। बिल्कुल। और जो जेंट्स हैं, मेन हैं, वो 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। और इसमें जो है आप मान के चलो कि 96.5 जो है परसेंट फैमिलीज़ को ये कवर करता है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। जी, तो सोच लो कि कितना एक बड़ा मतलब है। जो है एक बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना लागू होने से 1 साल तक, 1 साल के अंदर जो है मोर देन 2.5 लाख 2.6 लाख पीपल जो हैं इसके सर्विस को इन्होंने अवेल कर चुके हैं। और जो है जिसके तहत गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ तक का क्लेम जी, दे चुके हैं। जैसे कि भी जो 5,000 और 5 लाख और 10 लाख रुपए का जैसे ना जो कार्ड में है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड में है, जी, कि कितना लोगों ने अपना ट्रीटमेंट करवाए होंगे हुँ, हॉस्पिटल्स में, जिसके तहत कि क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है ना, बिल उसका जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट वो वहन करता है। हुँ, तो गवर्नमेंट को जो है 1 साल के अंदर 1000 करोड़ रुपीज़ का जो है वो उनको जो है वो मतलब वो कॉस्ट देना पड़ रहा है। जी। तो सोच लो कि भी कितना लार्ज स्केल पे चल कहने रहा का है ना? मतलब है कि बीजेडी जो है वो अच्छा कर रही है अपनी स्टेट के लिए, लेकिन हाँ, बीजेपी को अच्छा नहीं हाँ, लगता। इसमें जो है ना एक मतलब ये जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत जो है 95 लैक्स जी, पीपल 95 लाख लोग जो हैं इसका बेनिफिट ले रहे हैं ना। जी, जबकि जो है ये जो आयुष्मान भारत है ये 60 लाख फैमिलीज को कवर करता है, जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। जी, ये 60 लाख फैमिलीज को कवर करता है, जबकि ये वो जो है वो 90 लैक्स पीपल्स को या 90 लैक्स फैमिलीज, जी। 95 लैक्स पीपल और 90 लैक्स फैमिलीज को ये कवर करता है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जबकि आयुष्मान भारत 60 लाख तो 60 लैक्स को कंट्रोवर्शियल करता का ये है ना? माने ये भी कारण हो सकता हाँ, इसमें जैसे कि भी उसमें 10 लाख है है। जी, जो है और टोटली जैसे कि भी वुमेन्स के लिए इसमें 5 लाख है सिर्फ। जी, तो पार्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ ना जैसे कि वहाँ पे इवन हमारे वहाँ पे एक आई हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि भी आई का आँखों का जैसे कि भी, तो वहाँ आप जैसे कि भी आप जब रिपोर्टिंग कर देते हैं तो बस जो है गाँव में पहुँचता है। जी, आपसे घर से डोर से आपको पिकअप करता है, जी, लेके जाएगा हॉस्पिटल में छोड़ ट्रीटमेंट के कर देंगे, 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा प्रॉपर्ली रेस्ट करवा के खाना-वाना खिला के वहाँ से आके आपको डोर स्टेप में फ्री ऑफ डिलीवरी कॉस्ट करते हैं। करते हैं। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, इवन पंजाब के भी काफ़ी हॉस्पिटल फोर्टिस वगैरह इवन संगरूर में भी जो है कुछ हॉस्पिटल्स लुधियाना में, जालंधर में ये बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत एम्पैनल्ड है जी, हॉस्पिटल। हर एक स्टेट्स में इन्होंने अपना-अपना जो हॉस्पिटल्स है क्योंकि अगर उड़ीसा का कोई बंदा बाहर भी रह रहा है, तो भी वो जो है वहाँ पे वो बेनिफिट ले सकता है। तो मेरे हिसाब से बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो है, ये भी बेटर है। मेरे हिसाब से कोई इसमें कोई कमी नहीं है अभी तक मुझे अगर देखा जाए तो। पॉलिटिक्स की बात करें तो सर जैसे आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, उसी तरह उड़ीसा में बीजेडी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। क्या सही है ये? कहते तो हैं भी बीजेडी को जो है बीजेपी का बी टीम कहते हैं। जी, एलिगेशंस लगता है। जी, आप देखो इसमें
कितना दूर तक सच्चाई है, कितना नहीं है, ये तो मैं तो मतलब क्या कहूँगा, लेकिन ये है कि बीजेपी की ऑलमोस्ट जितना भी जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ था जी। और जो मेजर डिसीजंस जैसे लिया गया, हुँ। उसमें बीजेडी वालों ने बढ़-चढ़ कर सपोर्ट किया है उनको, जी, पार्लियामेंट में। जी, आप देख लो जैसे कि जम्मू कश्मीर बिल, जम्मू कश्मीर का जैसे भी आर्टिकल 370 जैसे कि हटाया गया, बिल्कुल। ट्रिपल तलाक हो, यूएपीए हो, आरटीआई बिल्स हो, चाहे डेप्यूटी स्पीकर का सिलेक्शंस हो, चाहे डिमोनेटाइजेशंस हो, जी, ऑलमोस्ट सारे मुद्दे के ऊपर बीजेडी वालों ने बीजेपी वालों को सपोर्ट किया है। जी, अब एक चीज़ तो ये है कि भी नवीन पटनायक का जो फिलॉसफी है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, वो बोलते भी हैं, आई विल नॉट अपोज फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। मैं ये नहीं करूँगा कि भी अपोजिशन हूँ मतलब अपोज करूँगा इसको। हुँ, जो चीज़ सही है मुझे मुझे जो सही लगता है, हो सकता है कि उन्होंने कुछ जगह पे मुझे लगता है कि गलत भी हैं वो लोग। इसमें अगर मुझे बोलोगे एज़ ए इंडिपेंडेंट थिंकर्स कि वो उनको लगता है कि सही है, और नो डाउट जैसे हम लोग भी कुछ डिसीजंस गलत लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे डिसीजंस उन्होंने सही लिया हो। अब उन्होंने जैसे कि भी पार्टिकुलरली अगर मुझे बोलोगे डिमोनेटाइजेशंस का जो हुआ था, जी, बीजेडी वालों ने सपोर्ट किया था उनको। मेरे ख्याल से डिमोनेटाइजेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं, जितना होना चाहिए था, है बिल्कुल। ना? अब जो है लेटेस्ट कंट्रोवर्सी इनका क्या हो रहा है कि भी पूरी जगन्नाथ कॉरिडोर, है ना? जो कि मुझे लगता है कि भी टेम्पल के हिस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशंस का सबसे बड़ा जो है प्रोजेक्ट है, पूरी जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जी, और वो जो जगन्नाथ टेम्पल के सराउंडिंग को पूरा एकदम डेवलप कर रहे हैं, कमर्शियलाइज करके पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं। अब इसको इसमें भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि भी यार ये लोग ये हिंदू फिलोसफी को उन्होंने फॉलो करने लग गए और इस तरह से कर ले। अगर ऐसा देखा जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया गया है, बिल्कुल, बीजेपी वालों ने बनाया है। आपका गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर बनाया गया है। गोल्डन बिल्कुल। टेम्पल के चारों ओर जो था वो पहले देख लो, जैसे कि अकाली और बीजेपी जो सरकार थी, जलियांवाला सारे बाग, हाँ उन्होंने जी, जो है वो चेंज किया सारे कुछ। बिल्कुल पहले सही, कंजेस्टेड था, लाइन वगैरह जाना-आना मुश्किल था। अब बिल्कुल, पूरा सारा एरिया को चेंज किया है। तो बिल्कुल। नया देखो धीरे-धीरे करके चेंज हो रहा है। अब इन्होंने जो है वो सारे चीज़ों को उस तरह से वो चाहे लिंगराज टेम्पल कॉरिडोर वहाँ पे भी चेंज हो रहा है। जी, वेस्टर्न ओडिशा में समलेश्वरी मंदिर है वहाँ पे उनका कॉरिडोर डेवलप हो रहा है। तो इसको चाहे आप कहो चाहे जो भी कहो, बट हाँ, नो डाउट अपोजिशन वाले तो इसमें कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी वालों के लिए मुँह नहीं खोलते हैं। हुँ, अगर ऐसा है भी सोच लो कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का बी टीम है, ठीक है कि चलो इनका कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं कि भी इन्होंने कि भी इनके अगेंस्ट में फ्रंट में डेट सपोर्ट किया हो। फेस टू फेस नहीं आए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में वो है। अगर उनके साथ ऐसा ना पानी में रह के मगरमच्छ के साथ लड़ाई करने वाली बात है। उनके साथ अगर लड़ोगे आप, तो जो फंड है जितना जाना चाहिए एक स्टेट्स को, वो फंड उनका रिलीज़ नहीं होगा, जी, अननेसेसरीली हैरेस करने लग जाएँगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल वालों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल, पंजाब वालों के साथ जब किसान आंदोलन जा रहा था कि रूरल डेवलपमेंट फंड बोल के एक बिल्कुल, फंड होता है, वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे, वो करते हैं। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा क्यों करना है कि भी इसलिए कोएग्जिस्टेंस करके चलो, उन्होंने सेंट्रल में गवर्नमेंट में लोगों ने उनको सरकार बना के चुन के भेजा हुआ है। जी, इनको भी लोगों ने चुना है स्टेट गवर्नमेंट में, ये अपना सरकार चलाएँ, वो अलग सरकार चलाएँ। बिल्कुल, मुद्दे की जहाँ पे बात होती है, जहाँ पे कुछ होता है, उनको अपोज़ करना चाहिए, स्ट्रेटली बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बोलना चाहिए। कुछ मुद्दों के ऊपर डायरेक्टली, ब्लाइंडली किसी भी टीम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। उनको अगर कोई मुद्दे के ऊपर लगता है कि भी नाराज़गी है या इनको ओपिनियन डिफ़र करता है, तो उनको खुलकर बोलना चाहिए। जी। लेकिन मुझे लगता है कि जो जितना मेजर डिसीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने सारे में सपोर्ट किया है। ये बात तो है। कहीं न कहीं तो है। अब बाकी इसको चाहे बी टीम को, सी टीम को मैं कुछ कह नहीं सकता। जी, बट भई मैंने जैसे कि मेजर इस तरह से ऑपोज़िशन उनको अपोज़ नहीं करता है, जो बीजेडी है बीजेपी को। जी, और इवन नरेंद्र मोदी भी ओपनली प्लेटफ़ॉर्म में बोलते हैं कि भी नवीन बाबू ठीक हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। सेंटर में भी उनको बुलाया जाता है, हर जगह पे हर टाइम उनको बुलाया जाता है। बट ये चीज़ें जो अब गॉड नोज़ क्या है इसमें। जी। ठीक। उड़ीसा की बात करें, तो वो समुंदर के किनारे है सर। तो उड़ीसा सरकार जब समुंदर की लहरें बढ़ती हैं, काफ़ी नुकसान होता है, उसके लिए क्या कर देखो उड़ीसा का तो मुझे लगता है गरीबी का सबसे एक प्रमुख जो रीज़न है, यही लगता है कि भी उड़ीसा में नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि भी तूफ़ान और साइक्लोन्स जो है हर टाइम जो है जी, बे ऑफ बंगाल में होने की वजह से वहाँ पे वो फेस करना पड़ता है उसको। हर साल जो है 2-3 तूफ़ान आपको वहाँ पे फेस झेलना करने पड़ता है। पड़ते हैं। मैं बात करूँ तो सबसे जो बड़ा तूफ़ान जो आया था, वो है 1999 में जब हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जी, तो सुपर साइक्लोन बोलते थे वो जो तूफ़ान आया था। जी, और उसका हवा का जो तेज़ था वो 260 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा था। जी,
तो भयंकर तबाही मचाया गया था उड़ीसा में। जी। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने उस टाइम वो उनका डेथ हुआ था। पूरा उड़ीसा जो है कट ऑफ हो गया था, मतलब रेस्ट ऑफ द इंडिया से, वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया था मान लो। सारा तहस-नहस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो टेलीफ़ोन कनेक्शन सारा कुछ सब खत्म। खत्म हो गया। जो बड़े-बड़े लहर समुद्र से आके सारा गाँव जो है तबाह कर गए थे। जी। वो एक टाइम है और 2022 का टाइम है। जी। उड़ीसा सरकार ने जब देखा कि भई इससे जो है फेस करने के लिए आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, है ना? तो 2018 में उड़ीसा पहला स्टेट बना जी। जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, जो तूफानी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अर्ली वार्निंग, जैसे कि पहले से वार्निंग सिस्टम्स मतलब वहाँ पे डेवलप करने वाला पहला स्टेट 2018 में जो है उड़ीसा बन गया था, है ना? आज के टाइम में 122 सेंटर्स में जो है वॉच टावर्स है 1.5 किलोमीटर कोस्ट लाइन से दूर की, समुंदर किनारे से 1.5 किलोमीटर अंदर जो है वॉच टावर्स बनाया गया 122 सेंटर्स पे, है ना? 900 साइक्लोन सेंटर्स बनाया गया है, जिसमें कि मान के चलो कि पर साइक्लोन सेंटर्स में 1000 लोगों का रहने का व्यवस्था है, तो अराउंड 9 लाख। जी। जब भी तूफान की ऐसे वार्निंग हो जाती है ना? 2018 में से अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे डेवलप हुआ, क्योंकि आ गया, जैसे कि पहले पता चल जाता है कि अब तो जैसे कि ये फनी है, पता नहीं क्या-क्या, ये मतलब कैटरीना, काफ़ी सारे तूफान जो है वो चीज़ें जैसे आती रहती हैं वहाँ पे। जी। जब भी तूफान आता है, तो वार्निंग जब हो जाता है तो 13 लाख 14 लाख जो लोग हैं, जो कोस्टल बेल्ट में गाँव में रहते हैं, उनको पूरा शिफ्ट करके साइक्लोन सेंटर्स में ले आया जाता है। जी। जिसकी वजह से जो कैजुअलिटी है या जो डेथ वगैरह, जो पहले जैसे भी हज़ारों लोग मर जाते थे, बेघर हो जाते थे, पशुएँ जो खत्म हो जा मर जाती थी, वो जो है वो अब नहीं होता है। जी। पूरा प्रोटेक्शंस करके पूरा का पूरा गाँव जो है शिफ्ट करके साइक्लोन सेंटर्स में आ जाते हैं। जी। तो जिसकी वजह से कि भी ना यूनाइटेड नेशंस ने उड़ीसा गवर्नमेंट को अवार्ड किया है कि भी इनकी रिमार्केबल परफॉर्मेंस इन हैंडलिंग नेचुरल डिजास्टर्स, जी। जो प्राकृतिक आपदाओं का सही तरह से इनको मतलब उत्थान के लिए यूनाइटेड नेशन ने इनको, उड़ीसा सरकार को जो है इसको मतलब अवार्ड दिया हुआ अवार्ड है। दिया। तो बहुत अच्छी तरह से मान के चलो ना कि भी आप जो 900 साइक्लोन सेंटर्स बनाना, क्योंकि टोटल उड़ीसा तो कोस्टल बेल्ट में नहीं है, मतलब बिल्कुल। इसमें नहीं है ना, समुद्र किनारे नहीं है। जो ईस्टर्न उड़ीसा है, जो कोस्टल बेल्ट जहाँ पे समुद्र किनारा है, जी। तो 900 साइक्लोन सेंटर्स बना दिया गया, जिसमें कि हर एक सेंटर में 1000 लोग रहना है, तो 9 लाख लोगों को एकदम इमीडिएटली शिफ्ट कर लेना। बिल्कुल। उनके लिए फिर जितना दिन तक वो पानी का, जैसे कि जो ये कट ऑफ रहेंगे, उतना दिन तक उनका सबका खाना-पीना, रहना, वहीं हेल्थ पे अरेंज फैसिलिटी, होगा। सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये सारा चीज़ें आपका जैसे कि पंजाब, हरियाणा इन स्टेट्स में नहीं होता है ना, जी। तो वो एक मेजर उनके लिए चैलेंजेस है उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए। उसी वजह से कि उनका जो है आधा पार्ट जो है ना, जब नेचुरल डिजास्टर्स में अफेक्टेड होता है, तो फिर इकोनॉमी तो कहीं न कहीं पे उनका इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। जी। तो बहुत अच्छा काम तो अच्छा है, इसमें भी अच्छा काम किया हुआ है। एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स के बाद एजुकेशन की बात करूँ तो वहाँ की स्थिति क्या है सर? कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे और स्टेटों में देखते हैं जो हमारे युवक हैं वो पढ़ लिखने के बाद बेरोजगारी में इधर-उधर भटकते रहते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है अभी? देखो जी, मतलब पहली बात तो हम लोग जब न्यू जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल एक बोला जाता है कि भी एजुकेशन मॉडल जो है इन्होंने दिल्ली को दिल्ली एक बना। दिया है इन्होंने, कि बड़ा अच्छा एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है। जी। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी जो है जो स्कूल एजुकेशन को पार्टिकुलरली हुँ। इन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी जो है लगभग 4000 स्कूल्स, है ना? उन्होंने जो है इनको 4000 स्कूल को 5T जो है स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम 5T बोल के ना, एक उन्होंने एक उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जी। उसके अंदर लिया गया है ना? जी। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है कि भी स्कूल सिचुएटेड इन अर्बन एरिया एंड स्कूल सिचुएटेड इन रूरल एरिया में जो गैप है या जो डिफरेंसेस है या जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होता है जो शहरी इलाकों में, वो सारे फैसिलिटीज़ गाँव के इलाकों में भी स्कूल में होना चाहिए। जी। तो ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को एक लार्ज स्केल पे चेंजेस किया जा रहा है थ्रू उड़ीसा आदर्श विद्यालय। उड़ीसा आदर्श विद्यालय बल्कि एक इन्होंने स्कीम लॉन्च किया है। तो टोटल मॉडर्नाइज़ स्कूल्स, मॉडर्नाइज़ कैंपस, सारा लैब्स, वेल इक्विप्ड लैब, लाइब्रेरी सारा कुछ टोटली मतलब इन्होंने चेंज कर रहे हैं। जी। जिसके तहत जो है हर एक स्कूल को 45 लाख रुपया मतलब इसमें ये प्रोवाइड करते हैं, और जो है इन 15 लाख रुपया इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए भी वो दे रहे हैं। तो स्कूल एजुकेशन का तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे हिसाब से हो रहा है।
ठीक है ना। सेकंड चीज़, जहाँ तक रोजगार की, जैसे आप बात कर रहे हो, बेरोजगारी की समस्या वाली जी, बात है, हर एक स्टेट्स में है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट जो है, पहली बात तो अभी-अभी जो है ये इसी सेशन में 2022 में कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, जो आप जानते होंगे कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होता है ना, जो जी, जो रेगुलर नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जैसे करते हैं। जी, अभी टीचर ये रखे हुए हैं हाँ, इसमें। जैसे कि ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल जो अपॉइंटमेंट जो होता था वहाँ पे उड़ीसा स्टेट में, जी, उसको खत्म कर दिया गया। जी, जिसके तहत जो है, मान लो कि भी अराउंड 13,000 करोड़ रुपया का जो है एक्स्ट्रा बर्डन सरकार के ऊपर पड़ेगा। अब जी, जितना भी अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर वहाँ पे होगा, जी, है ना? जहाँ पे जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सीएमआईई बोलते हैं, एक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जी, जो है वो उनके 2000 जो है सितंबर-दिसंबर 2021 के डाटा के हिसाब से उड़ीसा गवर्नमेंट का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है, जी, 1.47%, 1.5% के करीब है। जी, जबकि सेंट्रल लेवल पे ये 8% के करीब जी, है ना? तो उड़ीसा गवर्नमेंट का मतलब जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट सीएमआईई की डाटा के हिसाब से तो 1.47 और 1.5% के करीब है, जो कि भी नेशनल लेवल पे काफ़ी कम है। और लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है अराउंड 40% है, 39.9% है जी, लेबर पार्टिसिपेशन रेट। तो एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, नो डाउट्स। देखो, आज के टाइम में अगर आप ये बात करते हो कि भी एक मतलब ये भी मुद्दा उठाया जाता है ऑपोजिशन पार्टी में, वहाँ पे जो है दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, गुजरात में मैक्सिमम लोग काम करने के लिए जाते हैं। तो मैं भी पंजाब में बैठा हूँ, जी, आपको पंजाब वाले काफ़ी सारे कनाडा में बैठे हुए हैं। जी, बिल्कुल। अब यार, अब ये नहीं रहा कि ग्लोबलाइजेशंस हैं, जहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटीज अपना होगा, जहाँ पे अच्छा पे होगा, जहाँ पे अच्छा सुविधाएं होंगी, अलग अलग जगह जगह पे जाएंगे। उड़ीसा के लोग भी जो है मैक्सिमम जगह पे हैं। आज के टाइम में सोच लो आप, बरनाला का एक आदमी मेरे गांव का मेरे घर में बैठा हुआ है, जी, वो वहाँ पे धान कटाई के लिए गया है। तो जी, मैं ये बोलूँ कि यार पंजाब में क्या मतलब है नहीं, मतलब सुविधा की वहाँ पे जो है इतना दूर जा रहे हैं, जी, उड़ीसा में जा रहे हैं, जबकि किसान तो इतना एडवांस है। बिल्कुल। तो अब जो है डिस्टेंस कम हो गया है, कम्युनिकेशन सुविधा सुविधा होगा, ट्रेन का, बाय फ्लाइट इमीडिएटली लोग चले जाते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे जाते हैं। जी। तो जहाँ पे भी रहो, बढ़िया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, अच्छा कहने वर्किंग का कंडीशंस मतलब होना है चाहिए। सरकार है जो एजुकेशन के लिए बढ़िया कदम उठा स्कूल रही है, एजुकेशन के ऊपर लेकिन तो कर रही है मेरे हुँ, ख्याल से। मुझे अभी तक जो हायर एजुकेशन में पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी और जो हायर एजुकेशन जो कॉलेजेस हैं, उस फील्ड में इतना ज़्यादा मुझे अभी तक मैं नोटिस नहीं किया हूँ, इतना अच्छा मतलब अचीवमेंट मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे दिखा नहीं है। जी, पार्टिकुलरली उस फील्ड में उनको काम करने की ज़रूरत है। स्कूल एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं। जी। पॉलिटिशियन की बात करें तो सर हर स्टेट में पॉलिटिशियंस होते हैं जो उनका दबाव रहता है, वहाँ पे अफ़सरशाही का दबाव रहता है जहाँ रल-मिल कर सारा कुछ चलता है। देखो, मेरे हिसाब से तो अगर जैसे ना आप देखोगे, आप यूपी है या आपका पंजाब है, ये या हरियाणा है, इसमें नेताओं का दबदबा रहता है इन स्टेट्स में। मेरे जी, ख़्याल से मुझे तो इतना ऐसे दबदबा वाली बात तो नहीं लगता, जैसे कि उड़ीसा की हम बात करें तो। जी, उड़ीसा में अफ़सरशाही और जो नेता जो हैं वो एक बैलेंस वे से चलते हैं। ना तो ये डोमिनेटेड होते हैं, हुँ, अफ़सरशाही को डोमिनेट किया जाता है, ना नेताओं को भी डोमिनेट किया जाता है। जहाँ पे जेन्युइन सा काम है, वहाँ पे उस तरह से काम होता है। पार्टिकुलरली उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो चीफ मिनिस्टर ने एक 5T बोल के हुँ, डिपार्टमेंट शुरू किया है। जी, 5T का मतलब है टीम वर्क, टाइम, टेक्नोलॉजी, जी, ट्रांसपेरेंसी और जो है ट्रांसफॉर्मेशन। जी। तो टीम वर्क में काम होगा, मीन्स कि सारे तो ऑफिसर्स चाहिए, शॉर्ट नेता और में सोशल, हाँ, 5T दे दिया। 5T दे दिया। जी, और 5T का एक पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। जी, और जिसका हेड है, जो सेक्रेटरी है, वो वीके पांडियान बोल के दिया है, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स पर्सनल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, जी, पर्सनल सेक्रेटरी हैं उनका। जी, तो वीके पांडियान साहब जो हैं, ये एक टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइम, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सारे के अंदर टाइम बाउंड होना चाहिए काम, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कहीं पे हिडन नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर देखा जाता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, टाइमली नहीं हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है। जी, वो पर्सनली विजिट करते हैं। और ये सारा चीज़ें जो है ना, जो है, एक तो बाकी सारे डिपार्टमेंट को मो सरकार बोल के इन्होंने ब्रांच तैयार किया है, जी, जिसके आप ट्विटर में भी देखेंगे, मो सरकार का उसमें वो है। तो उसमें मो सरकार के अंदर जो है ये चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं।
जो फीडबैक है, जैसे कि आप मैं मो सरकार में ट्विटर में ट्वीट कर दूंगा कि भाई ये चीज़ें ऐसे-ऐसे यहाँ पे घोटाला हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। जी। तो वो चीज़ें उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, चाहे किसी कितना बड़ा भी ऑफिसर्स हो, कितना काफ़ी सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, काफ़ी सारे मिनिस्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जी। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करते, इनका फीडबैक मैकेनिज़्म भी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि भी मैं अगर इसमें भी व्हाट्सएप में जैसे कोई भी एक इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कर लूँगा। स्ट्रॉन्ग है, रिकॉग्नाइज़ तो होता है, बट एक्शन ना और थोड़ा-सा अच्छे से होना चाहिए। जितना मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड मैं काफ़ी बार चीफ मिनिस्टर्स ग्रीवेंस पोर्टल बोल के एक पोर्टल है, जी। जिसमें कि आप जैसे कि आपका जैसे मुख्यमंत्री को आप कोई विजिट किया था आपने? समस्या अगर आप बताना चाहते हैं, तो आप इसमें टाइप करके भेज दो, कार्रवाई होना चाहिए। इमीडिएटली है तो रिस्पॉन्ड तो करते हैं, जी। लेकिन मुझे इतना इफेक्टिवली वो डील नहीं करना जितना सीरियसली करना चाहिए। जी। और थोड़ा-सा बेटर करने की स्ट्रांगली करने की ज़रूरत है। वो चीज़ों में मुझे थोड़ी-सी कमी नज़र आती है। जी। अदरवाइज़ जो है नेताओं का भी ठीक है, नेता लोग अपना काम करते हैं, ऑफ़िसरशाही अपना काम करती है। ना तो नेता डोमिनेटेड है, ना ऑफ़िसरशाही डोमिनेटेड है। जैसे कि भी इधर आप लोगों का पूरा एक ऑफ़िसरशाही डोमिनेटेड है, जाके किसी भी तरफ डीसी को या कहीं पे भी जाके सीधा-सीधा गालियाँ देना या सीधा ये करना, ये वाली बात नहीं है। मिलकर चल मिलकर चलते हैं आप हाँ, ये कह रहे मिलकर हैं। चलते हैं। आखिरी सवाल सर, नवीन पटनायक के बाद उड़ीसा का भविष्य किस तरह का होगा आपके अकॉर्डिंग? देखो कि भविष्य के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट लेकिन नवीन पटनायक के बाद उड़ीसा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, एक सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है। जी। ठीक है ना? लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो अ, नरेंद्र मोदी के बाद भी कौन है? जी। ठीक है, लोग तो बोलते हैं कि अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं। ममता बनर्जी की बात क्या है? वो भी क्वेश्चन मार्क उठता है। उधर जो है जयललिता के बाद क्या था? क भविष्य के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, नवीन पटनायक का ज़रूर ये है कि 75 साल वो क्रॉस कर चुके हैं, बिल्कुल। है ना? जो ग्रैंड मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स उनको कहा जाता है, जेंटलमैन पॉलिटिशियन में आते हैं। ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई दाग, हुँ। बेदाग जो है कैरेक्टर है। ना उनका परिवार का उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि आगे जो है मेरा परिवार का कोई भी बंदा जी। उसमें राजनीति में जो है विरासत को नहीं सँभालेगा। जी। दूसरी बात जो है वो खुद जो है शादीशुदा है नहीं, बैचलर हैं। ना उनका परिवार का कोई बंदा दूर-दूर तक उसमें पॉलिटिकली उसमें जैसे एक्टिव है। शादीशुदा की बात की है सर, आम पार्टियों में देखते हैं, जैसे उसका चाचा हो गया, है ना? हाँ, परिवार क अब बड़ा जैसे कि भी चलता है। आप यहाँ पंजाब की ले लो, जी। प्रकाश सिंह बादल के बाद जैसे कि सुखबीर फैमिली बादल जो है तैयार हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका ऐसा कोई नहीं है। उनका चाचा, भतीजा, ताया, फूफा हुँ। कोई नहीं। बहनोई या बेटा या कोई भी आगे-पीछे कोई भी किसी क्या तरह के भी कारण नहीं है। मानते हैं उसको? वो जैसे कि उनका ना पहले ही बोला कि भी उसने जैसे कि उनका पॉलिटिक्स आपके लिए क्या है, जब किसी ने पूछा था तो बोला था कि भी इफ यू कीप पीपल एट द फोरफ्रंट इट इज नॉट ए पॉलिटिकल जर्नी बट इट इज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हुँ। जो आप देश सेवा या लोक सेवा की जब बात करते हैं, यार ये राजनीति नहीं है। जी। हम ना आध्यात्मिक एक जो है हमारा यात्रा है। अपना काम करो जितना भी हो सकता है, उसके बाद भविष्य को किसी ने देखा है, जिसके अंदर कैपेसिटी होगा बिल्कुल। वो चला लेगा। तो मुझे तो लगता है कि भी मतलब इसमें ना अभी ये है कि अगर आप देखोगे तो अभी भी जो बाई इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, जो कुछ जो लीडर्स अभी जैसे कि सुशांत सिंह है वेस्टर्न उड़ीसा में, पश्चिम उड़ीसा में, जी। और प्रणब प्रकाश दास हैं ईस्टर्न उड़ीसा में। जी। तो ये युवा जो नेता हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जी। अगर जैसे कि भी आप सुशांत सिंह जो हमारे एमएलए हैं या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर जी। जो थे, इन्होंने अगर देखेंगे आप जो 4-5 बाई इलेक्शंस हुए हैं, जी। ब्रजराज नगर है, हिंजली है, पिपली है, देन आपका बीजेपुर है और पदमपुर अभी इलेक्शन। पाँचों इलेक्शन में इन्होंने इस बंदे ने पहले से प्रेडिक्शन कर दिया था कि हम लोग इतना वोट में मार्जिन में जीतेंगे, जी। और पाँचों वोटों मतलब इलेक्शन में इन्होंने अपना जीत के दिखा दिया। इवन अभी भी जो थोड़े दिन पहले ही पदमपुर इलेक्शन बाई इलेक्शन खत्म हुआ है। जी। इसमें सीधा-सीधा अनाउंस कर दिया था कि पदमपुर इलेक्शन बाय इलेक्शन अगर हम लोग नहीं जीतते हैं तो मेरा जो है मैं रिज़ाइन कर दूँगा, मेरा पॉलिटिकल खत्म, मैं आज से जॉइन नहीं करूँगा, कोई भी जी। राजनीति नहीं करूँगा। और अगला बंदे ने जिता के दिखा दिया। जी। धामनगर बोल के अभी बाय इलेक्शन एक हुआ था, उसमें इनको साइड थोड़ा-सा कर दिया गया था, और जी। वो इलेक्शंस इन्होंने बीजू जनता दल ने हार गए थे। जी। तो एक तरह से जो है सुशांत सिंह जो है वेस्टर्न ओडिशा का तो मेनली मुझे लगता है कि सुशांत सिंह जी हैं। लेडीज़ में जो है मुझे लगता है कि श्रीमयी मिश्रा बोल के हैं, जो कि काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। है ना? और उधर प्रणब प्रकाश दास जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बीजू जनता दल का वो काम कर रहे हैं। देन प्रसन्ना आचार्य बोल के हैं जो सीनियर लीडर्स में हैं, वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो कुछ लीडर्स जो कि बेदाग हैं और जो कि ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं। ये लोगों में से मतलब कोई ना कोई जैसे कि भी इस तरह से इंडिपेंडेंटली आगे इनको चलाएगा बीजू जनता दल को।
आफ्टर नवीन पटनायक, जैसे सर मुझे 25 लगता है बार ऐसे। हाँ 25 बार नवीन पटनायक की बात करें तो क्या कारण मानते हो 25 बार एक ही बंदे 25 के साल, पास? हाँ हाँ 22 25 साल। साल 23 साल हो गया जी है ना। 25 साल का जो है कि बीजू जनता दल हो गया 97 से लेके जी 2022, है ना, बिल्कुल। 25 साल हो गया। तो देखो एक है कि भी आप लोग बोलते हैं कि ऐसे करके जीत ऐसे नहीं जीतता कोई। 5 साल 10 साल तो ऐसे आप जीत जाओगे। बिल्कुल 25 साल तक राज करना, है ना, बहुत एक बड़ी एक बात। राज्य को, पर किसी टाइम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नो डाउट जो है उनका जो है ना वो आहार केंद्र है अभी उड़ीसा में। आप जो है चावल जो है 1 रुपया किलो है। वहाँ पे बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन गरीबी है। लोगों को फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स मिल रहा है। हेल्थ स्कीम्स है देख लो, वो कितना अच्छा हेल्थ स्कीम्स है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। जी स्पोर्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशंस किया है। तो एक टाइम था जब उड़ीसा को जो है मतलब एक गरीब उड़ीसा में एक पार्ट है कलाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, केबीके बोल के। जी एक टाइम था बच्चों को बेच के वहाँ पे वो अपना खाना-वाना गुज़ारा करते थे। मैंगो कर्नल जो आम की गुठलियाँ खाते थे, कोई जड़ी-बूटियाँ खा के लोग मर जाते थे केबीके डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ जी पे टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जी आज जो है आप उड़ीसा की जो जो बजट है, आप देखेंगे ना तो मैं देख रहा था मतलब इसमें मतलब अभी नोट भी किया था कि भी जो है जब नवीन पटनायक ने जब एज ए चीफ मिनिस्टर स्टार्ट किया था जी तो उड़ीसा का बजट जो है 3000 करोड़ था। जी और जो जो है अब जो है 2,30,000 करोड़ है जी उड़ीसा का बजट। कहाँ 3000 करोड़ में जैसे उड़ीसा का बजट होना और हम्म कहाँ 2,30,000 क्रॉस करोड़ मतलब बिल्कुल जाना लार्जर देन द बजट ऑफ गुजरात। गुजरात के बजट से भी जो है बड़ा उड़ीसा का बजट जो है ज़्यादा है। उड़ीसा गुजरात का बजट 2,18,408 करोड़ है, बिल्कुल जबकि उड़ीसा का बजट 2,30,000 करोड़ है। तो वो जो एक मतलब ग्रोथ रेट है आप देखेंगे आप जो आगे आगे चलने का जो है बहुत बड़ा आज डिफरेंस है। ग्रोथ रेट है 10.1% जो है उड़ीसा का ग्रोथ रेट। इंडिया का जो है ग्रोथ रेट 8.8% है, जबकि जी उड़ीसा का ग्रोथ रेट जो है 10.1% है। स्टेट्स का जो पर कैपिटा इनकम था 48,400 48,000 के करीब मान के चलो इन जी 2011-12 जी 48,000 था पर कैपिटा इनकम जो है स्टेट का। आज जो है 1,27,383 है जी जो है 2021-22 में पर कैपिटा इनकम, है ना। तो उड़ीसा का जो इकोनॉमी है इंक्रीज जो है 123% रेट में इंक्रीज हुआ है। जी तो उड़ीसा जो है मतलब मतलब एक जो है पॉवर्टी स्टेट से प्रॉस्परस स्टेट में कन्वर्ट हुआ है एक जी लास्ट 22 साल में। चाहे जितना भी आप कंप्लेन करो, जितने भी आप इनको क्रिटिसाइज करो, भाई देखो एक बंदे ने काम किया है तब जाके उसको इतना लोगों का फेथ मिला है। बिल्कुल और इतना मतलब 22 साल 25 साल शासन करना कोई इजी बात नहीं है। जी तो इवन जो है आज इस टाइम में इस स्टेज में 75 साल 76 ईयर्स के होने के बाद भी अभी भी देख लो कहाँ दुबई में जाके उड़ीसा के इन्वेस्टमेंट के लिए बात करना, जी है ना। जो है बाहर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई जो है अराउंड जो है 50,000 करोड़ जो है अभी उड़ीसा के अंदर आ रहा है। जी बाहर बाहर उड़ीसा के इन्वेस्टमेंट के लिए इतना बातें करना, है ना। अब कौन सा चीफ मिनिस्टर जाके इतना बातें कर रहा है यार। बिल्कुल कहने को तो ईजी है। आप देखोगे 1999 का मैं आज वो भी दिन याद करता हूँ 1999 जनवरी की जब ग्राहम स्टेंस के दोनों बच्चों को जला दिया गया था, है ना। देख लो जिंदा जला देना, छोटे छोटे बच्चे इतना क्यूट से बिल्कुल बच्चे। और 2008 में वो क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर जो अटैक हुआ था और हजारों लोगों को मार दिया गया था, एक नेगेटिव सा इमेज क्रिएट हुआ था। उस बिल्कुल नेगेटिव इमेज जब क्रिएट होता है किसी भी स्टेट्स का तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, बाहर के लोग जाके इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पंजाब में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, लोग जो कंपनीज हैं बाहर जा रहे थे, दूसरे दूसरे स्टेट्स में जा रहे थे, बिल्कुल क्योंकि एक सोशल और सिक्योर एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलता है तो जो बिजनेसमैन नहीं आते हैं। बिल्कुल आप वहाँ पे जो आप देखोगे भुवनेश्वर जाके तो सारा चेंज हो चुका है सारा सिस्टम जो है। तो वो काम किया है 22-23 साल में, हवा में नहीं है बातें ऐसी। आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने लोगों के लिए काम किया लोगों का काम किया है, गरीब जी तबके के लिए काम किया है। हाँ, अभी काम कर रहे हैं, अभी भी प्रॉब्लम है। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वही कि पंजाब में नेचुरल कैलामिटीज़ है नहीं। हम्म मतलब आप प्राकृतिक आपदा नहीं, थोड़ा-सा बारिश हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल लास्ट टाइम आपको पता होगा थोड़ा-सा गर्मी हो गया था, तो गेहूँ का जो है कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली किसान लोगों ने किया था। किया था है बिल्कुल ना? दिल्ली जैसे कि में भी तो वो इतना एम्पावर्ड फार्मर्स नहीं है उड़ीसा में। जी इतना ऑर्गेनाइजेशन उनका सशक्त नहीं है। नो डाउट गवर्नमेंट काम कर रहा है। अभी जैसे कि भी अभी अभी वहाँ पे
मंडियों में धान लगी हुई हैं और भी बेच रहे हैं, हम्म, वहाँ पे मिडिलमैन लोग कुछ करप्शन कर रहे हैं। जी जब वहाँ पे जो है आपकी देख लो एमएसपी जो है धान का 2040 रुपये है, जी तो उनको जो है वहाँ पे जो मिडिलमैन बीच में फंस के जो है अराउंड 19 से 60 के करीब में क्विंटल दे रहे हैं। जी तो उस चीज़ को ना जो उनका सीएसओ वगैरह हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि आपके जो एमएलएस हैं, एमपीस हैं, मिनिस्टर्स हैं, इवन डीसी वगैरह हैं, अनाज मंडियों में जाके पूरा विजिट करते हैं जब होता है बिल्कुल तो। करते हैं। वो चीज़ें वहाँ पे अभी इतना इफेक्टिवली नहीं है, जी, जिसकी वजह से कि मिडिलमैन जो है वो कुछ फ़ायदा चीज़ों कर का रहे हैं। मतलब डिफरेंस है। अभी भी काफ़ी सारे काम करना बाकी है उड़ीसा गवर्नमेंट को, देखो ठीक है, काम अच्छे कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जैसे कुछ किया है, कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे हिसाब से अभी भी अगर ये पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर्स को थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उड़ीसा गवर्नमेंट को। कुछ जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या विलेज लेवल पे, जैसे कि आपका यहाँ पे पंजाब में विलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छे विलेजेस हैं, काफ़ी डेवलपमेंट है। विलेजेस लेवल पे उसको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन लेवल में तो अच्छा है उड़ीसा में, जी, जी डिस्ट्रिक्ट लेवल में या शहरों में, गाँव लेवल में थोड़ा-सा करने की ज़रूरत है। अगर गाँव लेवल में, क्योंकि जो टैलेंट है, ग्रास रूट टैलेंट्स हैं, अगर उनको प्रॉपर्ली प्रमोशन मिलेगा तो आगे चल के वो बढ़िया उनको स्टेट को रिप्रेजेंट कर पाएँगे। जैसे कि अभी खेड़ा पंजाब दियाँ, जैसे वतन पंजाब दियाँ जैसे जी, आपका हुआ, है ना? लोअर लेवल पे आपका हुआ, देन आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, देन बिल्कुल, स्टेट लेवल पे हुआ। तो ये सारा चीज़ें मतलब एक अच्छा एक पहल है, बिल्कुल। जो कि हर एक सरकार को करना चाहिए। जेवीएस टाइम के लिए आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जेवीएस टाइम्स। तो ये थे डॉक्टर तपन कुमार साहू, जिन्होंने उड़ीसा की जो करंट सिचुएशन है, उसके एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स के बारे में बात की। अगली बार किसी और पर्सनैलिटी को आपके सामने लेके आएँगे, तब तक देखते रहें जेवीएस टाइम्स।